नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो शख्स हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके लिए किसी भी तरीके का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बस ये जो बातें बताएंगे और वो भी ऑनेस्टी के साथ में बताएंगे। अगर इनकी बातों को आप फॉलो कर लिए तो ना तो कभी जिंदगी में प्रीलिम्स आपका रुकेगा, ना तो कभी मेंस रुकेगा और ना ही कभी इंटरव्यू रुकेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक 89 लाए हुए हैं और इनको जो बस पोस्ट मिला है वो आरडीओ का मिला है। अनिमेश जी, हमारी तरफ से, हमारी सीओ सक्सेस टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए अनिमेश जी, कई बार ऐसे बच्चों को लगता है कि बीपीएससी पास करना आसान नहीं है। जी सर। बहुत मुश्किल है। बीपीएससी में ये है वो है, बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं। तो जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, क्या आपको भी ऐसा फील होता था? सर स्टार्ट किए तो ऐसा तो लगा था कि मुश्किल है, लेकिन एक दोस्त ने बहुत अच्छा सलाह दिया था कि जब तक घुसोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा क्या है। कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करने में मुश्किल तो होती ही है। और सर वो एडवाइस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि घुसे तो फिर राह बनते चला गया खुद ब खुद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर पैदा होता है कि अगर नहीं हुआ बीपीएससी जी सर। तो क्या होगा। और ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ ना कि आप भी इस बात को मानते होंगे कि 95% स्टूडेंट की बर्बादी की कहानी बस ये लाइन बता देती है, नहीं हुआ तो क्या हुआ। जी सर। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके साथ इंटरव्यू भी दिए, जी सर। बहुत साथी संगति यहाँ भी आए तो देखे। बहुत। तो जिन लोग का नहीं हुआ वो तो उदास है ही है, जी सर। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, अरे देखो ये भैया का नहीं हुआ है तो फिर मेरा कहाँ से होगा, जबकि ऑलरेडी 2-2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये सुनने बोलने में बड़ा लगता है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन हम पर्सनली फील करते हैं कि नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, तो अपना एक प्रिपरेशन माप लीजिए कि आप कहाँ पे फेल हो रहे हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अपने कैलिबर है, अपने आप पे भरोसा, कॉन्फिडेंस आप जगाइए कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हो तो जाएगा ही। अगर नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, तो वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। और भी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो हम लोग के नॉलेज से बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्यों उससे पब्लिक सर्विस करने के लिए, एनजीओ भी वही है, पब्लिक सर्विस ही है। जैसे मैं अपने बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो मेरे लिए प्लान भी सर एनजीओ हमेशा से रहा है, क्योंकि मेरा मन था पब्लिक सर्विस करने का, और मेरे इतना नॉलेज आने के बाद सर एनजीओ में वो हम अच्छा कर सकते थे। अगर वो नहीं तो एज अ टीचर सर बहुत अच्छा हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल पहले केमिस्ट्री रहा था, तो उसमें भी मैं केमिस्ट्री टीचर कंट्रीब्यूट कर सकते थे स्टूडेंट को। तो सर नॉलेज वेस्ट नहीं जाता। अगर आपका मन है तैयारी करने का, आपका इच्छा है कि पब्लिक सर्विस में जाएं, सोसाइटी आपको बहुत कुछ दिया है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, खुदा ना खास्ता, तो फिर और भी तरीके हैं जिससे आप सोसाइटी ऑप्शन खुला हुआ, बहुत ऑप्शन खुला हुआ है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी और माध्यम से ही जरूर, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अनिमेश जी, एक रियल बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिए, लेकिन जो बात आप आज यहाँ शेयर किए और आप लोग भी सुनिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होता है कि भाई क्यों एसडीएम बनना चाहते हो, क्यों डीएसपी बनना चाहते हो, क्यों बीपीएससी क्रैक करना चाहते हो, तो समाज सेवा करना चाहते हैं। आज आप जीता जागता उदाहरण आपने बता दिया कि अगर ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मेरा प्लान बी जो है एनजीओ है। ये बातें मैं जीवन भर नहीं भूलने वाला हूँ। बहुत मतलब कई दिनों के बाद अक्सर मन के अंदर ये चीज होता है बच्चों का, नहीं करेंगे जा क्यों रहे, पैसा कमाने का, कमाएगा सब पैसा ही, मोटो वही है आपका भी सबका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस समय पूछा जाता है किस लिए करो, समाज सेवा, देश सेवा, उसका जीता जाता उदाहरण आज आप हमको दिया। सच में दिल से खुशी होती है ये बात है। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप तैयारी शुरू किए थे तो सच बात तो ये है कि आपको पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये भी नहीं पता था कि 89 रैंक आएगा मेरा, ये तो कंफर्म है। आपके भी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कई बार ऐसा लगता होगा पता ना होगा या ना होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते हो? क्योंकि कई बच्चे बिखर जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं, किसी का सहारा खोजते हैं,
और ऐसे सहारा में कई दीदी भैया सीनियर टॉपर ये सब जो है उनको गलत रास्ता की तरफ भटकाता था, क्योंकि उस समय वो टूटे हुए होते हैं। तो कई बार आपके भी लाइफ में ऐसे बुरे दिन आते होंगे, तो ऐसे कैसे उसको हैंडल करते थे, थोड़ा शेयर कीजिए बात। सर असलियत यही है कि बुरे दिन ये लंबा फेज है, और इनफैक्ट कोई भी बीपीएससी एग्जाम आप देखते हैं तो 1.5 साल इसमें भी लगा दिए, लंबा फेज है, तो अप डाउन होना तो बहुत लाजमी है। सर हम तो खुद को ऐसे ही मोटिवेट रखते थे, कभी भी ऐसा लगता था कि नहीं हो तो क्या होगा, तो ये सोचते थे होगा तो क्या होगा। वाह गजब। वो खुद को इतना मोटिवेशन मिल जाता था उसके बाद कि अगर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हम आज 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हो सकता है हो जाए, और अगर वो हो जाएगा तब क्या होगा। ठीक है हम आज पीछे हैं, मेरे साथ में जो लोग हैं उनसे हम 3 साल 4 साल पीछे हैं, वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है, लेकिन अगर हो जाएगा तो हम उन लोग से 3-4 साल आगे बढ़ जाएंगे। ये 3-4 साल ही क्या, काफी अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमोटिवेशन इसी से सबसे बड़ा जरिया ये सोशल मीडिया ही होता है कि आपके आसपास वाले कितने आगे पहुंच चुके हैं, आप वहीं के वहीं बैठे हुए, ये सबसे बेसिक चीजें जो आता ही है। लेकिन अगर हो गया तब क्या होगा, तो ये सोचने के बाद सर वो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा निकल जाता है खुद से पढ़ने के लिए, मन भी अच्छा लगता है कि अगर हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बताया रमेश जी, और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि नहीं होने के हजारों बहाने हैं और होने के सिर्फ एक बहाने हैं कि बस मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात बताए आपके इस बीपीएससी के सफर के दौरान, नहीं क्यों नहीं होगा, अगर हो गया तो, और हो गया तो उसके तो खैर मत पूछिए क्या होगा, जो आज रमेश जी आपके सामने बोल रहे हैं और आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। रमेश जी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में ये क्वेश्चन है, लोग मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ते हैं, एडवांस बुक, ये बुक, ऐसे बुक, ऐसा बुक, इवन लुसेंट भी, बहुत सारी चुटका टाइप के भी बुक मार्केट में आए हैं जो अच्छे अच्छे पोस्टर रहते हैं लगे, लगता है बस ये ले लिए तो मेरा कल्याण हो गया, सारे पोस्टर इसी बुक से, सारे पोस्टर इसी नोट से। और कहीं कहीं ये भी बच्चों को जो है इस सफर से दूर ढकेलते चला जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता, बस वो मार्केट से उठा के ले आता है और वही उसकी बर्बादी का नतीजा। एक तरह से कहिए कि पॉइजन है, ये लेके चले और खुद ही जिंदगी को समाप्त कर दो। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है आपसे, क्या बिना एनसीईआरटी का ये सफर पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिना एनसीईआरटी के सफर पूरा नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी ही एक बेस बनाता है, जो कहते हैं ईटा पत्थर जो होता है वो एनसीईआरटी रहता है। एनसीईआरटी पढ़े बिना अगर कोई हाई लेवल बुक पे पहुंच रहा है सर, तो मेरे हिसाब से तो वो एक गड़बड़ी है, यानी कि अपना बेस को वीक कर रहा है, बेस को वीक, बेस बन ही नहीं रहा है। एनसीईआरटी से बेस्ट बुक मार्केट में है ही नहीं। आजकल तो हम एनसीईआरटी का भी वन लाइनर देखते हैं मार्केट में कि एनसीईआरटी का वन लाइनर आ गया, इसे सब क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर बहुत कम टाइम है आपके पास, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हुआ है तो ठीक है, अब पढ़ लो खुद। वो उनके लिए जिनका डीपली नॉलेज है, हाँ, सबके लिए नहीं, वन लाइनर वो नहीं है, क्योंकि ये गेम है पेशेंस का, पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसी पेशेंस में बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए निकालना, ठीक है हो सकता है पीटी निकल जाए, लेकिन मेंस में आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल मेंस निकल ही नहीं सकता है। हम तो आज तक किसी भी लड़के से नहीं मिले जो बिना एनसीईआरटी मेंस पढ़े मेंस निकाल लिया, वो पॉसिबल नहीं है। तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट बुक। उसके बाद आगे अगर आपको ठीक है और पढ़ना है, वैल्यू एडिशन करना है, वो तो कीजिए। मार्केट में न्यूज़पेपर सबसे बड़ा जरिया है एनसीईआरटी, न्यूज़ वैल्यू उस पे भी जाएंगे रमेश जी, उस पे भी बिना एनसीईआरटी के नहीं हो सकता। दोस्तों रमेश जी सीधा बोल दिए कि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि प्रीलिम्स आपका निकल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आज के बाद रमेश जी, आज के बाद प्रीलिम्स भी होना मुश्किल है। जिस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है, उस हिसाब से एनसीईआरटी तो अब तो और जरूरी है, ऐसे संभव है ही नहीं। रमेश जी आज के डेट में एक और बड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में प्रीलिम्स को लेकर। एक तो आयोग टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख देते जा रहा, तो वो तो और डिमोटिवेट कर देता बच्चों को। और रही सही कसर रियल में अगर देखा जाए तो हमारे भी हिसाब से और आपके भी हिसाब से, हम दोनों तो इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, मुश्किल से 5 से 6 महीना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए तैयारी। मानते हैं इस बात को? सर 5 से 6 फिर वही हम बोलेंगे पीटी तो निकल सकता है, पीटी तो अगर कोई ढंग से पढ़ेगा तो 1 महीना में भी निकल जाएगा, लेकिन फिर मेंस पढ़ने के बाद, 5 मेंस पढ़ने के बाद जो एक होता है रिवीजन का समय होता है, 4 से 5 महीना सफिशिएंट है।
उसके बाद भी बच्चे 8-8 9 महीने पढ़ते हैं हाँ, और फिर भी गारंटी नहीं है कि उनका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। हाँ, और ये आज के डेट में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन, हाँ। आप कैसे तैयारी करते थे प्रीलिम्स की, वो मुझे समझाइए। सर प्रीलिम्स का हम तैयारी करने के लिए सबसे पहले उठा के देखे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जैसे पता चला कि हिस्ट्री से क्वेश्चन 30 आता है, साइंस से क्वेश्चन 30 आता है, बिहार स्पेशल से 30 आता है, करेक्ट। तो वो करंट अफेयर से आता है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसका जो बुक है वो पढ़ना पड़ेगा, उसका घटना चक्र है वो बनाना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन घटना चक्र से एज इट इज आता है, साइंस का एज इट इज आते रहता है वहां से, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरा तो ये स्ट्रेटजी था। हिस्ट्री का जो बेसिक बुक रहता है जो आप बताते ही हैं, वो पॉलिटी का बेसिक बुक, ये साइंस का जो होता है घटना चक्र, और बिहार स्पेशल का हम ग्राउंड फॉलो किए थे। और जो ज़्यादा करंट अफेयर का हम 1 से 2 मैगजीन फॉलो किए थे, उससे ज़्यादा बता सकते हैं मैगजीन का नाम? स्पीडी को हम फॉलो किए थे। आपका जो निकला था वो उस समय वो नहीं निकला था, लेकिन उस समय सर आपका एक नोट्स चलता था, उसको हम फॉलो किए थे। और एक परीक्षा मंथन करके आता है, उसको हम फॉलो किए थे। चलते हैं अनिमेश जी मेंस की तरफ। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का। बीपीएससी का मतलब होता है दो ही ऑप्शन, भाई बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम समस्या आती है मेंस। मेंस का मतलब है लिखना, राइटिंग स्किल। और ये राइटिंग स्किल बच्चों से होता नहीं है। कई बच्चे, मुझे 2 टाइप के अब तक के बच्चे मिले हैं। एक बच्चे वो मिले हैं कि जब हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे तब लिखना शुरू करेंगे, और एक वो बच्चे मिले हैं जो कहते हैं मुझे लिखना ही नहीं आता। इन दोनों को क्या मैसेज देंगे कि आपकी मैसेज के बाद उनको ये पता चल जाए सच में लिखना बड़ा आसान है। आपका आंसर, आपका भी तो स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ होगा, आपको भी लिखना नहीं आता होगा, आपको भी समस्या झेलते होंगे, तो आप कैसे इसको फुलफिल किए? सर हम तो लगता है जब पहला बार दिए थे मेंस का लिखने का, तो मेरा एक क्वेश्चन में 1-1 घंटा निकल जाता था। तो वैसे अगर लेकिन हम लिखते रहे थे, ऐसा नहीं कि छोड़े नहीं थे। मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि 6 दिन हम पढ़ते थे और 7वां दिन हम एक टेस्ट सीरीज लगाते थे। जस्ट लाइक बीपीएससी जैसा लगाते थे। 7वां संडे को हम रिजर्व रखते थे कि हमको कंप्लीट करना ही करना है, और टारगेट रहता था कि 36 पेज है, 36 को कंप्लीट करना है, 36 को भी भरना है, और उसको जो एक टाइम लिमिट है उसके अंदर भरना है। और कोशिश करते थे एग्जामिनेशन माहौल में करें, लेकिन हम प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। तो हम मैसेज यही देंगे कि पढ़ना सब चीज़ नहीं होता है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई को टेस्ट करना भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे, कितना आप लिख पा रहे, कितना आप एक्सप्रेस कर पा रहे कुछ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संडे को आप लोग रिजर्व रखिए कि संडे को आप टेस्ट दें हर हाल में, उसके बाद आप रेस्ट ले तो ले, लेकिन 6 दिन पढ़ने के बाद संडे को एक टेस्ट देना चाहिए। उसके बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता है। दोस्तों एक बात बता दूं, अनिमेश जी का सीधा सा कहने का ये मतलब है कि आप डेली कम से कम एक आंसर राइटिंग जरूर कीजिए किसी भी सब्जेक्ट को उठा के, और वीक एकदम रिजर्व कर दीजिए, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, कोई भी एक दिन, पूरे वीक का एक दिन रिजर्व कर दीजिए। मुझे 36 पेज लिखना है, टाइम वैसा ही जैसे बीपीएससी देता है, उसी माहौल में कि उतना देर तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, चाहे वो बाथरूम के लिए हो या पानी के लिए हो, उसी माहौल में बैठिए, आप फील कीजिए हम बीपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि अपने आप को, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई नहीं होता है, मैंने अनिमेश जी बता रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करना होता है, दिखाना होता है, तभी वो नॉलेज काम करेगा और तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा मेंस की तरफ दौड़ते हैं। एक और क्वेश्चन होता है, बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास नॉलेज भी है, एक्सप्रेशन भी है, एक्सप्रेस भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनकी समस्या होती है, कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कभी टॉपर आए सुजीत सर तो पूछिए, क्या आंसर राइटिंग भी मायने रखता है? आंसर राइटिंग का मतलब क्या, जो आप लिखते हैं वो मतलब क्या है, अच्छे खूबसूरत वर्ड में होना चाहिए? सर खूबसूरत वर्ड में हमको नहीं लगता है कि जितना सरल वर्ड रहता है उतना इंप्रेशन ज़्यादा क्रिएट करता है। हाँ, प्रेजेंटेशन जरूर मैटर करता है कि किस फ्लो में आंसर आगे बढ़ रहा है। उतना भारी वर्ड फेंकने से हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा मार्क्स मिलता है। सरल वर्ड रहे, फ्लो बना रहे कि हाँ इंट्रोडक्शन है तो है, बीच में बॉडी है तो है, कंक्लूजन बहुत मैटर करता है कि वो हो रहा है, और बीच में करंट रेलेवेंस क्या है इस क्वेश्चन का, वो बहुत मैटर करता है। मैपिंग, हाँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन हमको लगता है सर कि
पूछ रहा है तो मैपिंग आप डालिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो कोई अगर फिलोसफर है उनका कोटेशन डाल दीजिए। बिल्कुल। हाँ, कोई अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाल दीजिए। ये सब चीज़ सब मिसिंग रहता है हमको जहाँ तक लगता है, तो ये सब चीज़ डालना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है ये सब डालना, आप न्यूज़पेपर ही उठाइएगा, उसी में न्यूज़पेपर ही सबसे बड़ा सोर्स है, उसी में सब चीज़ मिल जाएगा। तो ये एक फ्लो बना रहना चाहिए कि हाँ ऐसे वो प्रैक्टिस करने, आंसर राइटिंग से ही होता है, वो ऐसे रातों रात नहीं आता है। वो प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3, जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन होता है कि लोग करते ही नहीं हैं। ये एक एक्सरसाइज की तरह है, वो करते रहिएगा तो उसमें आ जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए अनिमेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कई बच्चे ऐसा होता है जो स्टोरी टाइप से लिखते हैं आंसर राइटिंग, एकदम शुरू कर दिए अंत तक पूरा लिखते चले गए। कई बच्चे होते हैं जो फॉर्मेटिंग बनाते हैं, जहाँ जरूरत होता है वहाँ मैपिंग भी बनाते हैं और पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, हर चीज़ को पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं। आप कैसे लिखे थे? सर हम पॉइंट वाइज आंसर लिखे थे। अगर क्वेश्चन लग रहा है पॉइंट वाइज उसका है तो पॉइंट वाइज लिखे थे। हालांकि जहाँ पे नीड हो रहा है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है वहाँ पैराग्राफ लिख देते हैं, लेकिन सफाई सर सबको पसंद है, टीचर को भी सफाई पसंद है, तो चेक करने वाला भी साथ साथ ऊपर है, उसको भी चाहिए कि बस थोड़ा स्पेसिंग रहे। पॉइंट वाइज से होता है कि स्पेसिंग अच्छा दिखता है, आप लिख क्या रहे हैं वो दिखता है। मैप भी बना रहे हैं तो उसको बॉक्स में डाल दें, या फिर चेकिंग करने वाले को पूरी भी फील नहीं होता, वो भी चेक कर रहे हो, दे दो एक बार हटा नहीं, तो वो दिखना चाहिए। तो नीट एंड क्लीन लिखना ज़्यादा जरूरी रहता है, और पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर दूं, और अनिमेश जी भी आपके सामने बता रहे हैं, अगर आंसर राइटिंग आप शुरू कर दिए लिखना तो कोशिश कीजिए आज से पॉइंट वाइज लिखने का, तभी रैंक आप ला सकते हैं। स्टोरी वाइज में वही एवरेज मार्किंग या फिर बिलो एवरेज, फिर खेल खत्म हो जाएगा आपका। अनिमेश जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बस लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल मार्केट में एक थोड़ा सा होवर टाइप का चल रहा है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी, आर्ट्स बैकग्राउंड वर्सेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? सर देखिए, क्या इंग्लिश वाले मीडियम से, अगर हम भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है इंग्लिश हो या हिंदी हो, हमको उससे मतलब नहीं, टीचर होने के नाते, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाला चाहे इंग्लिश मीडियम वाले से कुछ पाना चाहे, जो इंग्लिश मीडियम सच में वो फॉलो नहीं करता, क्या चीज़ है इंग्लिश मीडियम वाला जो हिंदी मीडियम वाला उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा? सब हमको लगता है कि मेंस में ही थोड़ा सा वो हो जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि जो पैटर्न होता है लिखने का, जैसे हम बोले तो जैसे हम 1-2 पेपर देखे हैं हिंदी मीडियम का आरटीआई के थ्रू जो लोग लाते थे, तो उसमें हम देखे थे कि जैसे पैराग्राफ वे में सारा लिख देते थे, एक कोई उसमें फ्लो नहीं हो पाता था। बिल्कुल, जो एक पैटर्न होता है लिखने का, ये एग्जाम तो आर्ट्स का ही है ना, आर्ट्स का मतलब ही होता है कि आप कितने अच्छे से लिख रहे हैं। तो 1-2 इंग्लिश मीडियम का जैसे हम ही हो गया और जो हो गया, उन लोगों का एक पैटर्न रहता है लिखने का, एक फ्लो रहता है, ऑर्गेनिक फ्लो रहता है, तो वैसे लिखते हैं। तो अगर आप अच्छा लिख रहे हैं नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ एक फ्लो जो आंसर राइटिंग जैसे आपने बोला कि बहुत जरूरी है लिखना, हिंदी मीडियम से भी है तो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा कि हाँ ऐसे लिखना है, ये फ्लो में लिखना है, तो सर नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। कहने का सीधा मतलब है दोस्तों, अनिमेश जी ये कहना आपको चाह रहे हैं कि देखिए, अगर हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फॉर्मेटिंग को यूज़ कीजिए, मैपिंग को यूज़ कीजिए और पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वाले अधिकांश बच्चे ऐसे लिखते हैं। हम लोग तो सोचते हैं हिंदी मीडियम वाले आराम से बैठ के सोचते रहता है, अच्छा पूरा कंप्लीट सिलेबस होने दो तो शुरू करेंगे लिखने का। बहुत बड़ा ब्लंडर इसको हम बोलेंगे, आज ये भी सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लिखना चालू करते नहीं। हमको लगता है कि जैसे हम ही तैयारी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन, सब 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर साल रिपीट होता है। पटना कलाम तो हर साल 2 साल में आ ही जाता है, तो पटना कलाम का बेस्ट आंसर हम तैयार कर लेंगे 2 घंटे में, उसका मैप बना के कोटेशन डाल के जो भी उसका बेस्ट आंसर तैयार कर लेंगे, तो चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम में नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आंसर राइटिंग जैसा आप बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन अनिल जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बीपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है? क्योंकि बहुत ऐसे, और खास करके बिहार के स्टूडेंट, आप तो खुद जहानाबाद से हैं, आप तो समझ ही रहे होंगे सिचुएशन क्या है, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, ये दोनों थोड़ी सी तो गड़बड़ रहती है। बहुत ऐसे बच्चे दूर दराज में हैं, चाहे वो नॉर्थ बिहार में रहे, साउथ बिहार में, ईस्ट में रहे, वेस्ट में रहे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन कहीं कहीं सपना कि बीपीएससी क्रैक करना, और उनको ये भी दिमाग में था, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं टॉपर कहते हैं नहीं कोचिंग करना एकदम अनिवार्य है,
मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता? सिलेक्शन तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आप गाइडेंस किससे ले रहे हैं। गाइडेंस की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई भी किताब दुकान में जाइएगा तो एक बिहार स्पेशल के लिए 15 बुक मिला जाएगा। उस 15 में से कौन सा उठाना है। मैं 1 मिनट और रोकना चाहूँगा, और बुक शॉप वाला भी बच्चों को बेवकूफ बनाता है। हाँ वो भी क्या करता है, जिसमें ज़्यादा मार्जिन हो वही बुक आगे रखता है। जी सर, उसको कोई मतलब नहीं आपके पास पैसे है। नहीं है। हाँ जी सर, तो बिहार का ही 15 बुक है, उस 15 में से कौन सा उठाना है उसके लिए तो गाइडेंस चाहिए आपको। तो कोचिंग ठीक है, पर आपको मार्गदर्शन देता है कोचिंग, और कुछ मेहनत तो खुद से ही करना है। बिल्कुल। और सही गाइडेंस रहे तो सही गाइडेंस है, हार्डवर्क करने का आपका जज्बा है, तो सर हमको ही लगता है कि कोचिंग में आप बैठ रहे हैं और कुछ कर हासिल ही नहीं कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि सही आप गाइड पकड़ लीजिए। इंटरनेट बहुत अच्छा मीडियम है, हार्डवर्क कीजिए खुद से। अगर नहीं है तो आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हार्डवर्क कीजिए, ऐसा नहीं है, बहुत लोग निकालते ही है, लेकिन हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं दोस्तों, अनिमेश जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप अपने से भी कर सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में अगर आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो आपको कृष्ण की तलाश करनी होगी, है ना? जी सर। और आपको किसी भी कृष्ण को पकड़ सकते हैं जो आपके बारे में सोचता हो, आपके रिजल्ट के बारे में सोचता हो और आपकी सिचुएशन के बारे में सोचता हो। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, बहुत ऐसी लड़कियां हैं हमारे बिहार में जो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती हैं। कहीं कहीं उनके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बड़े शहर में जाकर तैयारी करें, क्योंकि बिटिया है, जितना जल्दी उसके शादी करके निपट लो। बेटा को भेज देते हैं, बेटिया को अपने पास रख देते हैं। तो ऐसे माँ बाप को क्या करना आप चाहेंगे? क्या जो काम वो कर रहे हैं वो सही है? सही तो नहीं है सर, उन लोग को अब यही बोलेंगे। आजकल सिनेमा से लोग प्रभावित होता है, दंगल आप देख लीजिए। बिल्कुल। हमारी बेटियां तो किसी से पीछे तो है नहीं, तो कीजिए, उन लोग को सपोर्ट कीजिए। कीजिए। देख लीजिए, हाँ। फर्स्ट रैंकर बिटिया ही है, हाँ है कि जी नहीं? सर। बीपीएससी में टॉप 10 में है ही है बिटिया जी रन। सर, जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है वो करेंगे। थोड़ा सा हिम्मत आपको दिखाना, सपोर्ट करना, फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। हम खुद यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने फैमिली सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो आप बेटी को सपोर्ट कीजिए तो आगे बढ़ेंगे। जितने भी माँ बाप हैं, हमारी तरफ से और अनिमेश जी की तरफ से दिल से और आत्मा से गुजारिश है कि आप अपनी बेटिया को उस मंजिल तक पहुंचाइए जिस मंजिल की आपकी बेटिया तलाश करती है। उसके सपने को रोकिए नहीं। आप क्या पता, जिस लड़के को आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके भाग्य में नहीं है, आपने लिख दिया। अगर बेटिया पढ़ लिख लेगी तो जिस तरीके से बेटिया बनेगी जिस पोस्ट पे, हो सकता है आपका दामाद भी उसी पोस्ट पे निकले। तो बिहार से हैं आप, 4-5 लाख रुपया दहेज के लिए बचा के रख रहे हो। 4-5 लाख रुपया में आप अपनी बेटी को पढ़ा 5 दीजिए। लाख 20 लाख अगर आप 20 लाख में अपनी बेटी को खर्च कर दीजिएगा तो वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी? कहाँ पहुँच जाएगी। तो दहेज से बेहतर है कि आप अपनी बेटी बेटी को में पढ़ाइए। इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ और पैसा शिक्षा में इन्वेस्ट होता है, बस नाम का इन्वेस्ट होता है, बल्कि रिटर्निंग इतना देता है कि आपकी 3 पीढ़ी की गरीबी दूर कर देता है। है ना अनिमेश जी? बिल्कुल सर। तो दोस्तों, अनिमेश जी से यहीं पे विदाई लेना चाहेंगे, और आपकी दुआ और हम लोगों की दुआ हमेशा अनिमेश जी पे रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो टॉप 10 में रैंक लेके आएंगे। और कोशिश इनकी है कि यूपीएससी को भी फोड़ने का, और ये जरूर फोड़ेंगे आप लोग की दुआ से। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।